बेटे, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक होंगे, उम्मीद करते हैं। आज हम आपको अपने वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल आपके लिए पढ़ाया गया था कूलाम के नियम का वेक्टर रूप यानी सदिश रूप। आप लोगों ने देखा होगा, उसको देखें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो प्राप्त होती रहे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए आप लोग अपना पेन कॉपी लेकर के बैठें, जिससे कि मैं थ्योरी जो बोलूँ आप उसको लिखते जाएं और जो आर्टिकल चित्र है उसको बनाएं। आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप मेरे वीडियो के माध्यम से ही आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बोर्ड में जो पढ़ा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपके लिए, बोर्ड में 101% आता है और आएगा। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसलिए आप अगला टॉपिक समझें। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडर डाले आप। बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडर डालेंगे, हेडर डालें आप सभी लोग, जल्दी लिखें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हमारा प्लस क्यू आवेश, देखिए मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, आप लिखते रहें। माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक K है। बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमारा बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तब इस परीक्षण आवेश पर प्लस Q आवेश के कारण एक विद्युत बल लगेगा, यानी इस पर विद्युत बल F लगता है। दोबारा समझिए, मैं इसकी थ्योरी बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और आप आराम से नोट कर लेंगे। देखिए, माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक K है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ये r है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमारा बिंदु P पर प्लस Q0 आवेश स्थित है। तब प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल
लगने वाला वैद्युत बल इस आवेश के कारण इस आवेश पर कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से सभी बच्चे जानते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम नियम से बल F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर दो आवेश Q1 और Q2 हो तब के लिए। अब तब कूलाम के नियम से बल निकालेंगे बेटे। बल F बराबर आ जाएगा आपका 1/4πε0 K Q0 बटे R स्क्वायर न्यूटन। भले तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हो तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला था वो सूत्र क्या था? E बराबर F/Q0। E बराबर F/Q0। F का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख लीजिए। F का मान रखने पर F का मान है बेटे कितना? 1/4πε0 K Q0 बटे R स्क्वायर। यहाँ नीचे Q0 है, Q0 ये आ जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तब E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 K Q/R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। यही नोट करेंगे, यही यहां लिखेंगे, यहां पर नीचे यही बिंदु आवेश के कारण, यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। कब है ये व्यंजक? ये जब है जब ये +Q आवेश बिंदु O पर वायु किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक K है, तब के लिए है। समझ में आ रहा है आपको? अब क्या लिखेंगे हम आगे? यदि, यहां से आप आ जाइए, फिर दोबारा लिखेंगे आप, यदि +Q आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो, वायु या निर्वात में स्थित हो, तो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक K बराबर 1। वायु या निर्वात के लिए K का मान 1। इस समीकरण में K बराबर 1 रख दें, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ जाएगी आपकी 1/4πε0 Q/R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। सभी लोग जानते हैं जहां 1/4πε0 बराबर
9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के का मान है, पीछे कूलम के नियम में पढ़ा चुके हैं। यह जो सूत्र है, ये दोनों सूत्र आपको न्यूमेरिकलों में जरूरत पड़ेगी। यदि माध्यम का परावैद्युतांक दे रखा हो तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और यदि आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? उतारिए इसको। देखिए, ध्यान रखिए, आप जिस बच्चे की जैसे स्क्रीन पर छोटा दिखाई दे रहा हो, जब आप अपने मोबाइल को तिरछा करेंगे तो आप इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद जैसे इधर का हिस्सा आपको देखना है तो आप अपनी उंगली को अपने स्क्रीन पर इस तरह चलाएंगे। जब चलाएंगे तो इधर का हिस्सा ब्लैक बोर्ड जो है आपका, जो ये बोर्ड है, पूरा बोर्ड इधर चलेगा, आपको इधर का क्लियर दिखाई देगा। जब इधर का बड़ा देखना है, जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद में बड़ा हो जाएगा, तब अपनी उंगली को इधर चलाएं तो इधर का दिखाई देगा। नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे का जब देखना है तो आप अपनी उंगली को स्क्रीन पर ऊपर की ओर करें तो नीचे का दिखाई देगा। और जब आप ऊपर का देखना चाहते हैं तो अपनी उंगली को स्क्रीन पर नीचे की ओर करें। उतारिएगा ऐसे। आगे मैं बोलता हूँ उसके बाद क्या लिखना है, उतारिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी उतार लीजिए। देखिए, यहाँ आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ क्या लिखना है आपको स्पष्ट है। प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला बल प्रतिकर्षण का होगा। लगने वाला बल प्रतिकर्षण का होगा। क्यों होगा बेटे प्रतिकर्षण बल? क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, सजातीय हैं, तथा इस लगने वाले बल की जो दिशा होगी OP के अनुदिश होगी। दिशा OP के अनुदिश होगी, ये लिखना होता है। बल OP के अनुदिश लगेगा, F जो बल लगा है OP के अनुदिश होगी, तथा इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी OP के अनुदिश होगी। ये आपको लिखना है, यहाँ लिखेंगे, स्पष्ट है। प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला बल प्रतिकर्षण का है, जिसकी दिशा OP के अनुदिश है, तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी OP के अनुदिश है। इसके बाद ये सब लोग समझ चुके होंगे, उतार लिया होगा। इसके बाद टॉपिक चलेगा आपका वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में आपको 101% इस टॉपिक पर कुछ न कुछ मिलेगा। 1 नंबर का मिल सकता है, 2 नंबर का मिल सकता है, कोई न्यूमेरिकल मिल सकता है। न्यूमेरिकल वगैरह तभी समझ पाओगे आप लोग, तब आप थ्योरी को समझोगे। देखिए, जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा वादा है आपसे कि आपका बोर्ड का जो पेपर है, मेरे पढ़ाए हुए से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। देखिए, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन से लेकर के लॉन्ग, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लेकर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तक, मल्टीपल क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी सब क्या होते हैं, थ्योरी से बनकर के आते हैं। इसलिए मैं आपको पूरी थ्योरी को A to Z समझा रहा हूँ, और जो थ्योरी आपकी मैं नहीं लिख रहा हूँ उसे मैं बोल रहा हूँ आपके लिए। इसलिए आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते रहें। ना समझ में आए तो कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। उससे ऐसा लगेगा, जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे एहसास होगा कि आप मुझे या मेरी वीडियो को समझ पा रहे हैं, फिजिक्स को समझ पा रहे हैं। बेटे, फिजिक्स को समझने के लिए आपको समय तो लगाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मन से पढ़िएगा। आपको कहीं कोई किताब या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, आपके लिए हर वीडियो उपलब्ध होगा। होल सिलेबस, फिजिक्स का पूरा सिलेबस मैं आपको दूंगा वीडियो के माध्यम से। आप बस उसको देखते रहे, पढ़ते रहे। अभी मैंने आपको बताया है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आगे आप हेडिंग डालेंगे
वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर मेरे पढ़ाने पर आपकी समझ में फिजिक्स नहीं आ रही है तो बेटे फिजिक्स आप समझना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए मैं आपको बड़ी स्लोली और पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट को समझा करके पढ़ा रहा हूँ। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। आप पॉइंट टू पॉइंट हर थ्योरी को लिख सकते हैं। अभी बात चल रही है हमारी वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए मैं आपके लिए फिगर दे रहा हूं, जो फिगर में बनाऊंगा उसी फिगर से वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन होगी, परिभाषा लिखी जाएगी। उसी फिगर से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखी जाएगी। ये माइनस क्यू आवेश। देखिए मैं बीच में बनाता हूं इसको, इधर साइड में आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, यहां बनाता हूं। ये 2 बिंदु आवेश हैं, एक माइनस क्यू आवेश है और दूसरा प्लस क्यू आवेश है। पी है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है वो 2L है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं हम, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आप समझें। देखिए इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। मैंने आपके लिए फिगर दिया है, इसके बाद आप फिगर को देखिएगा और देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा किस तरह लिखेंगे, यहाँ से आपकी समझ में आ जाएगा। वह निकाय, ये कोई निकाय है, वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ गई? दोबारा लिखिए थोड़ी। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अथवा इस तरह से लिख लेंगे, वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखवा दिया मैंने आपके लिए। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात जो आएगी तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे। ये जो 2 आवेश हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण यानी किसी एक आवेश के परिमाण चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों में से
किसी एक आवेश के परिमाण Q, यहाँ आप देख पा रहे होंगे Q द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी ये 2l है, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तब P बराबर Q गुणा 2l। इसके अनुसार ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखी जाएगी। ये देखने में आपको जो दूरी है 2l दिखाई दे रही है, लेकिन इसको अल्प बोला जा रहा है। इसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में वो कहेगा दो अणुओं के बीच की अल्प दूरी इतने सेंटीमीटर है या इतने मीटर है। समझ में आ रही है? वो अणु देगा, अणुओं के अनुसार अभी मैं उनके एग्जाम्पल बताऊंगा, उनके अनुसार वो पूछेगा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, जो बीच की दूरी दे रखी है उस दूरी को 2l के बराबर ही मानेंगे, उसको l के बराबर नहीं मानेंगे। बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं कि उसके बीच की दूरी, सपोज करो उसने कह दिया दो अणुओं के बीच की दूरी 4 मीटर है, तो इस जो स्टूडेंट्स है, तो बच्चा क्या करता है, l बराबर 4 रख लेता है। जब l बराबर 4 रख लेता है तो 2l बराबर 8 मीटर हो जाता है। जब तब 2l बराबर वो कर देता है 2 गुणा 4, तो इसको रखता है वो 8 मीटर। जब 8 मीटर रखता है तो सूत्र रख देता है, आवेश लगा करके 8 का मल्टीप्लाई कर देता है, उत्तर उसका गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना। ये तो 4 मीटर जो दूरी है ये 2l के बराबर है। ये 2l बराबर 4 मीटर ही आएगी, तब जाकर के द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा। इस पर सवाल 101% सवाल पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा गौर देंगे। अब मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात के लिए। वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा आपकी में, दोबारा लिख लीजिए, वो बच्चे नहीं लिख पाए हो दोबारा लिख लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। या वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है। इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से 1 नंबर की बात कहीं पूछ जाती है, द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। बात समझ में आ गई? इसका मात्रक, इसका मात्रक समझिए बेटे, मात्रक रटना नहीं है आपको, नहीं रटने की तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, मात्रक यहीं से निकलेगा। Q क्या है, कूलम आवेश का मात्रक है, L क्या है, दूरी है, मीटर है, तो M के सिस्टम में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। कूलम मीटर तथा इसकी विमा, तथा विमा, विमा क्या होगी, LTA। LTA क्यों, आवेश की विमा 80, लंबाई की विमा L, मीटर L में, इसकी विमा LTA। ये उतारिएगा जल्दी, इसको आप उतारिएगा, जल्दी उतारिएगा, उतारिए बेटे।
यहाँ मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। इतनी बात के लिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप अंडरलाइन करेंगे। पूरी बात इसमें से पूछी जाती है। इसकी दिशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है। इंटरव्यू वगैरह में या तो कंपटीशन वगैरह में जाता है कि द्विध्रुव की दिशा क्या होगी। तो इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। धन आवेश की ओर होगी, यानी इसकी जो दिशा होगी द्विध्रुव आवरण की दिशा जो होगी सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो धन से ऋण की ओर होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी क्लियर है। अब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कुछ उदाहरण हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण, इस लाइन को उतारिए और पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर पूछी जाती है। जल्दी उतारिए और अंडरलाइन करिएगा। मैं इसके उदाहरण आपके लिए बताता हूँ। उदाहरण में लिखिएगा, उतर गया होगा। उतर गया होगा तो आगे बेटे उदाहरण देखिए इसके। यहाँ पर क्या है, अनेक अणु वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। बहुत से अणु क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। जैसे NaCl। कैसे आया NaCl अणु, द्विध्रुव कैसे बना? Na पर पॉजिटिव बनावेश है, Cl पर नेगेटिव बनावेश है, यानी Na पर प्लस है, Na प्लस और Cl माइनस, इस तरह से है। इसलिए क्या है, और दोनों बहुत नज़दीक हैं NaCl। तो NaCl क्या हो गया आपका, मतलब आपको एक ध्यान रखना है, रटने नहीं है ये अणु भी। जिन अणुओं पर बराबर और विपरीत आवेश हो वो सब क्या होंगे, वैद्युत द्विध्रुव होंगे। NaCl है, HCl है, HBr है, HI है, HF है, H2O है, और भी बहुत से हैं। आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं, आप अपने अनुसार लिख दें। और भी हो सकता है इसमें, NH3 भी हो सकता है, CH4 भी हो सकता है, NH3 भी हो सकता है, NH3 CH4 भी हो सकता है आदि। ये सब वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। दोबारा आप इनको नोट कर लीजिएगा। आप अपनी स्क्रीन को बढ़ा करके लिख सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक है, आगे जो टॉपिक आएगा इसी द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा। अभी आप नोट कर लीजिए, और वो जब भी समझ में आएगा तब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। उसके अनुसार ही हम आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में तथा अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और मैं आपको आज ही बताए देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। बोर्ड में इन दोनों अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में से एक टॉपिक आपको जरूर आएगा, ठीक है। ये हम कल पढ़ाएंगे। कल के लिए आप तैयार रहना अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद। आप अच्छी तरह आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि आपको मेरा प्रत्येक वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।